इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज लॉस टू द फर्म, गेन और प्रॉफिट टू द फर्म, नाइदर लॉस नॉर गेन टू द फर्म, लॉस टू द पार्टनर। लॉस टू द फर्म है, एक्सपेंस है ना, क्या कह रहे हो? अब इसको टर्म्स में देखें तो एक्सपेंस को अगर लें तो ले सकते हैं टेक्निकली, उस हिसाब से अगर ये सोच रहे हैं कि एक्सपेंस और लॉस में डिफरेंस देखें तो आप इसको एक्सपेंस कह सकते हैं। बट अच्छा 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 अच्छा। नहीं नहीं सही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही है। ये किसका है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पार्टनर के लिए लॉस है, फर्म के लिए लॉस थोड़ी ना है। पार्टनरशिप फर्म के लिए हम उसको एक्सपेंस मान रहे हैं, देना पड़ रहा है। बट एक पार्टनर जिसने कैपिटल कम लगा रखी है वही तो दे रहा है किसको? दूसरे पार्टनर को, जिसने कम लगा रखी है। यही तो लिखा हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते क्यों हैं? टू कंपनसेट अ पार्टनर हु हैज कंपनसेटेड टू कंपनसेट अ पार्टनर हु हैज कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो बात अगर इसमें लगाएं तो उस केस में ये आना चाहिए। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सी ऑप्शन बेटर आंसर। वैसे इसको एक्सपेंस लिखना चाहिए था बट कोई ऐसा सेंस मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बन नहीं रहा है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा। और बताओ अजर्शन रीजनिंग में इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज चार्ज एट द रेट 6% पर एनम इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट। यस, बात सही है कि इंटरेस्ट ऑन लोन अपन कितना परसेंट से चार्ज करते हैं? 6% से, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ ना लिखा हो तो। क्वेश्चन नंबर 6 assertion reasoning. In the absence of partnership deed, provisions of the Partnership Act 1932 shall apply and thus interest on loan to partner should be charged 6%, otherwise interest। बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है। गलत दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ओके, ये उल्टा है, ध्यान से पढ़ लो। लोन बाय पार्टनर नहीं, लोन टू पार्टनर है। हमने दे रखा है लोन, लिया नहीं है। अगर हमने लोन ले रखा होता तो 6% की बात आती ना। जब अपन लोन देते हैं तब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ, फर्म ने लोन पार्टनर को दिया है। हाँ, लोन टू पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। और बताओ अविनाश, अ पार्टनर इन द फर्म, गिव लोन ऑफ 5 लाख टू द फर्म। यहाँ पे पार्टनर ने लोन दिया किसको? फर्म को। विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट का एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो कितना परसेंट मिलना चाहिए उसको? 6% पर एनम। तो आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अविनाश इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। क्या ये सही बात है? बिल्कुल यस। In the absence of partnership deed, provisions of the Partnership Act 1932 apply. Yes, interest on loan should be charged at the rate 6%। ये दोनों ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए। दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इन्होंने गलत लिखा है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये गलत लिख दिया सेकंड स्टेटमेंट। इसमें लिखना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। क्लियर है? या यहाँ पर इसका मतलब ये ऐसा भी समझ सकते हो ना, इसको ब्रेक करके पढ़े तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ये डिपेंड करता है कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, कि अपन पार्टनर को लोन दे, इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट की बात में तो चल जाएगा, फिर तो करेक्ट है। इसका आंसर क्या दे रखा है? बी ऑप्शन होना चाहिए, सी दे रखा है। तो फिर वो उन्होंने वैसे पढ़ा है उसको, लोन टू पार्टनर। ठीक है, और बताओ। एट्थ, भरत a partner in the firm gave loan of 5 lakh to the firm without an agreement as to the rate of interest. At the year end, the remaining partners agreed to allow interest on loan by Bharat at the rate 6%। ईयर एंड पे इन्होंने एग्री कर लिया। कर सकते हैं, एग्रीमेंट में तो कभी भी कुछ भी लिख के कर सकते हैं, ठीक है। बट इन्होंने पार्टनरशिप डीड का कहीं ऐसा लिखा नहीं है, विदाउट एन एग्रीमेंट है, तो उस केस में ऑप्शन वो करोगे आप, नहीं कर सकते 6%। ठीक है, एग्री वैसे कर रहे हैं, अगर वो अपने एग्रीमेंट में लिख लेते इस चीज को, अगर वो लिखते कि भाई उन्होंने अपना एग्रीमेंट ही चेंज कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एग्रीमेंट में चेंज नहीं किया, ओरल एग्रीमेंट है, तो उस केस में तो 6% ही अलाउड होगा। तो फिर 6, हाँ, यस।
ओरली एग्री करने से कुछ होगा ही नहीं ना। द रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन लोन, वैसे पार्टनरशिप में एग्रीमेंट से होता है, बट अपन क्या देखते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट देखते हैं। भाई पार्टनरशिप दो केस पड़े, क्या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन साइलेंट। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है इसका मतलब क्या, ओरल एग्रीमेंट है, क्योंकि उसके बिना तो पार्टनरशिप तो बनती ही नहीं। पार्टनरशिप तो किस चीज से बनी होगी, एग्रीमेंट से बनी होगी। हाँ तो यहाँ पे 8% नहीं देना चाहिए, 6% देना चाहिए। यस। In the absence of the partnership deed, provisions of the Partnership Act apply. Thus, interest on loan to partner should be charged. इतना रीजन। अपन ने क्या कहा, मना कहाँ कर रहे हैं, अगर पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं, लेकिन एग्रीमेंट में हमने क्या पढ़ रखा है, हमने क्या पढ़ रखा है, एग्रीमेंट में होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट में होना चाहिए। ऐसे तो सारी चीजें ओरली तो कुछ भी चल सकता है, लेकिन कल को पीछे हट जाएंगे तब। तो हमें तो एक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और एक्ट कहता है कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो फिर आपको 6% ही करना पड़ेगा। हाँ क्या दे रखा आंसर, चेंज कट, रीजन इज नॉट करेक्ट। देखो इस पे टेक्निकली नहीं होना चाहिए, बाकी फिर डिस्कशन करेंगे इस पर, और होना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि क्या तो इसका मतलब पूरा अच्छे से लिखते ही है कि इन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड में एग्री कर लिया, एट द ईयर एंड अगर वो डीड में लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो वो 8% से कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने डीड में नहीं लिखा है तो फिर 6%। तो अपन थोड़ा सा इसमें क्या टेक लेते हैं, एज्यूम्शन क्या लेते हैं, उस पर बेस्ड है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। इसका ये हुआ, मैंने बताया आपको कि हमने क्या माना कि आपके पास में इंटरेस्ट जो है, अगर वो रिटर्न एग्रीमेंट करते, पार्टनरशिप डीड जो उन्होंने लिखा ना, स्टार्टिंग में एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट कर दिया, एग्री हो गए कि वो 8% देंगे। अब एग्री होने का मतलब अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने अपने डीड में लिख दिया तो फिर हम 8% दे सकते हैं। बट अगर हम इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि ऑलरेडी डिसाइड किया है, तो वैसे नॉर्मली हमें ये मानना चाहिए कि वो पार्टनरशिप डीड में लिखा है। एग्रीड का मतलब यही दे रखा होगा, जब वो एग्री करेंगे तो वो उसको रिटर्न में लिख लेंगे, ये है एग्रीमेंट का मतलब। तो उसके हिसाब से ये आंसर ले सकते हैं, बट वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। हाँ जी। हाँ ये मानना चाहिए, जहां पे हमने कहा एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो अपन मानकर चलें कि वो एग्रीमेंट में किया होगा, पार्टनरशिप डीड में किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर दे रखे होंगे। हाँ जी, और बताइए। इट इज अ नेसेसरी कंडीशन दैट द पार्टनर शुड एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये नेसेसरी कंडीशन है कि पार्टनर्स एग्री करें टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। शुड एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स नॉट लॉसेस। अगर इसको टेक्निकली पढ़ें तो ये यहां पर आना चाहिए। इसका आंसर क्या दे रखा है, 10th का सी, दैट इज ए इज करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट। पार्टनरशिप में बी कैरिड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स बट नॉट द लॉसेस। रीजन, रीजन सही नहीं है, बट नॉट द लॉसेस ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना, प्रॉफिट और लॉस कर सकते हैं बट जरूरी नहीं है कि ऑलवेज लॉस करें। हमने ये स्टेटमेंट को पढ़ना है उसके रेस्पेक्ट में। ये मैं सारे दोबारा से पढ़ाऊंगा आपको फ्री माइंड से, कोई टेंशन ना लो। ठीक है, मैं आपको फिर फ्री माइंड से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लें। उस टाइम मैं इस पे प्रॉपर डिस्कशन करूंगा आपके साथ। पूछो। 16 पूछिए। देगा ही नहीं। हमने क्या पढ़ा, जहां पार्टनरशिप डीड नहीं है वहां पे फिर अपने को 6% चार्ज करना, बात खत्म। ओरल एग्रीमेंट के बेसिस पे अपन कुछ नहीं करते। क्यों, क्योंकि कल को कोर्ट में जाएंगे पार्टनर्स और कोर्ट में जाके कहेंगे इसने तो ये कहा था, ऐसे तो कल को कोई भी जाके कुछ भी कह देगा, डिस्प्यूट कैसे क्लियर होगा। तो उसके लिए उनका सीधा सा तरीका है कि क्या तो रिटर्न में लिखते, और अगर रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं है तो फिर जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है वही चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लो भाई, टीके गोयल का क्वेश्चन 16, 2.120, डीके गोयल। ए बी एंड सी, A, B, and C are partners in a firm sharing profits and losses equally. Equally.
ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को देयर फिक्स्ड कैपिटल, तो बड़े ध्यान से लिखना है इसको, क्या लिखा है, फिक्स्ड कैपिटल्स। और जब ये फिक्स कैपिटल लिखता है तो मतलब मेथड फिक्स्ड है। कितनी कितनी कैपिटल है, 8 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2021, ए एडवांस्ड, तो ए ने लोन दे दिया, ठीक है, दिस इज लोन टू फर्म। 1 अक्टूबर 21, 1 लाख का लोन दिया ए ने, वेयर एज सी टू का लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम द फर्म। इसने लोन ले लिया ऑन द सेम डेट, इसने लोन लिया है 1,50,000। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट सी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट 10%। ये सी जो है वो इंटरेस्ट देगा इसके ऊपर एट द रेट 10%। एग्रीड का मतलब मान लेंगे कि सही है, क्योंकि अपन यही मानकर चलते हैं, कुछ नहीं है, एग्रीड है दैट मीन्स कि वो रिटर्न में किया हुआ, पे एट द रेट 10% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022, profit for the year ended 31st March 2022 amounted to 4,20,000 before allowing or charging interest on loans. Pass journal entries for interest on loan and prepare current accounts of the partners. ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान से। सबसे पहले तो कैलकुलेशन देख लें। आप देख सकते हैं कि ये डेट और ये डेट, तो इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कुछ वैसे है ही नहीं क्वेश्चन में, बट यहां से ये समझ में आ गया कि मेथड फिक्स्ड है। लोन टू फर्म दिया तो कुछ नहीं बता रखा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कैलकुलेट करेंगे एट द रेट 6% पर एनम। तो 1 लाख के ऊपर 6%, डेट देख लो 1 अक्टूबर, तो इसको क्या करेंगे 6/12, कितना आ जाएगा आपके पास 3,000। ऐसे इस, ये तो हम देंगे पार्टनर को, और पार्टनर से लेंगे कितना, सी से लेंगे कितना 1,50,000 पर कितना परसेंट लेना एग्रीड हुआ है 10%। कितने मंथ्स का लेंगे 12 मंथ्स का, 7,500। यहां तक बताइए, बात समझ में आई। दो तरीके के लोन गिवन है, एक जो हमने पार्टनर को दिया है, हमने ए को दिया है, सॉरी हमने सी को दिया है, और ए से लोन फर्म ने लिया है। तो जो लोन लिया है उस पर अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कितना इंटरेस्ट देंगे एट द रेट 6% पर एनम। और जो लोन अपन ने जो फर्म ने पार्टनर को दिया है उस पर उन्होंने दे रखा है कि 10% एग्रीड है कि वो 10% पे करेगा, तो 10% यहां से आएगा। कोई दिक्कत यहां तक? और प्रॉफिट दे रखे हैं बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट। तो ये बताओ, जो अलाउिंग या चार्जिंग इंटरेस्ट की बात आ रही है, क्या ये आपके पास जो अलाउ करना था, इंटरेस्ट जो देना था 3,000, ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? चार्ज है। तो अगर ये चार्ज है तो कहां जाना चाहिए था, पीएनएल अकाउंट में। तो ये दोनों ही आइटम किस में जाने चाहिए, पीएनएल में जाने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, क्या तो पीएनएल बनाकर दिखा दो, या तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डायरेक्टली बनाकर कर सकते हो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2022। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, दैट इज बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 4,20,000
इस 4,20,000 में से इंटरेस्ट देना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। कितना देना पड़ेगा? 3,000। और मिलेगा कितना? दैट इज बाय इंटरेस्ट ऑन सीज लोन 7,500। तो बता सकते हो कितना प्रॉफिट होगा एक्चुअल में? नेट प्रॉफिट कितना होगा? दिस इज टू नेट प्रॉफिट। ये कितना आ जाएगा? 4,27,500। 4,27,500। तो कितना आ जाएगा? 4,24,500। ये काम हम पीएनएल अकाउंट बनाने के बजाय डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते थे। ये देना है, इसको माइनस कर देंगे, ये मिलेगा, इसको प्लस कर देंगे। बात तो यही आती ना, इसमें प्लस और माइनस कर लेता तब भी वही आता। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अब अपन बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च 2022। सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर? बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट लिखते हैं। और नेट प्रॉफिट कितना है? 4,24,000। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। अब इसके अलावा क्या इसके अंदर कुछ है क्वेश्चन में? नहीं। तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, किस किस को देना है? करंट अकाउंट। ध्यान रखना यहां पर बीज करंट अकाउंट एंड सीज करंट अकाउंट, क्योंकि मेथड जब फिक्स होता है तो दो ही ट्रांजैक्शन जाती हैं कैपिटल अकाउंट में। उसके अलावा सारी ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में जाएंगी? आपके पास करंट अकाउंट। तो 4,24,500 को इक्वली डिवाइड कर दो। 1,08,000 1,08,016 कितना आएगा? 166। इक्वली डिवाइड करना है ना, रेशियो इनका यही है। 108,166। कितना आएगा? 141। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आप एक चीज समझें ध्यान से। ये दो एंट्री करनी थी अपने को इंटरेस्ट वाली, क्योंकि इसमें पूछा था 5 जर्नल एंट्रीज। तो पहली एंट्री जब इंटरेस्ट की ए को अपन देंगे तो ये अपने लिए क्या है? एक्सपेंस। तो अपन क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल करंट अकाउंट या लोन अकाउंट। ध्यान से, एज कैपिटल लोन अकाउंट। ठीक है, वैसे करंट में भी डाल सकते हैं इसको, बट कैपिटल में नहीं डाल सकते। ठीक है, कितना था? 3,000। और लेना कितना है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये मिलेगा अपने को। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? अब दो बनाओ या तो डायरेक्ट पीएनएल को कर दो, क्योंकि यहां पर भी आपको ये राइट ऑफ तो करना पड़ेगा ना पीएनएल से। तो इसको राइट ऑफ करने की एंट्री होगी। तो ये क्या हो जाएगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। चलो ठीक है, और क्या क्या इन्होंने किया हुआ है मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, वो बस वही दे रखा है जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कि कभी भी ये वाला जो लोन है, यहां पर
ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा या करंट अकाउंट में, इन्होंने करंट अकाउंट का मना किया है, ये सिर्फ किस में जाएगा, लोन अकाउंट में या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना। उसका रीजन क्या था, दो रीजन थे, क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम पर पहले हम पार्टनर का लोन वापस करते हैं, फिर हम पार्टनर की कैपिटल वापस करते हैं। और अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देते उसको, बट इंटरेस्ट ऑन लोन हम तब भी देते हैं। इसी की वजह से जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको लोन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ना कि कैपिटल अकाउंट में। ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। क्लियर यहां तक? इन्होंने सी का आंसर दे रखा है 141 141 और इसका 134,000 दे रखा है, तो 134,000 सी का दे रखा है। ठीक है, तो इस पर इंटरेस्ट कितना था सी का, इन्होंने गलत नहीं दे रखा क्रेडिट, क्योंकि सी से अपन लेंगे 7,500, इसमें माइनस करना 7,500। अच्छा ठीक है, क्लियर है। तो ये एक एंट्री आ गई आपको। हाँ भाई, यहां तक बताओ, किसी को डाउट है क्या? ये वाला और सी वाली एंट्री और करवा देता हूं। तो सी के एंट्री में क्या हो जाएगा अपने पास, दैट इज अपन कर सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, सी इज करंट अकाउंट कर लो डायरेक्ट, सी से लेंगे, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू, अपन क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, और फिर इसको राइट ऑफ करना है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन टू पीएनएल अकाउंट। यहां पर करंट अकाउंट, क्योंकि सी से हमें लेना है पैसा, लेकिन लेने के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जो पैसा हमें उसको देना था उसी में से कम कर देंगे, देते टाइम हमें लोन अकाउंट में नहीं डालना। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। क्या हुआ, इसमें लोन अकाउंट नहीं मांगा ही नहीं है तो क्यों बनाएंगे, जरूरत क्या है, क्या बनाने, बनाने तो ये एंट्री है, बना सकते हो आप। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप के डेफिनेशन, फिर अपन ने क्या पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर अपन ने क्या पढ़ा, राइट्स ऑफ अ पार्टनर, फिर अपन ने क्या पढ़ा, राइट्स पढ़ने के बाद पार्टनरशिप डीड पढ़ी, पार्टनरशिप डीड के बाद उसके कंटेंट्स पढ़े, और अगर पार्टनरशिप डीड ना हो या पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो क्या करेंगे। फिर अपन ने क्या पढ़ा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, ये बात सीखी। फिर अपन ने डिफरेंस सीखा किसके बीच में, पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी में एक डिफरेंस आया था हमारे पास, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये करने के बाद अपन ने ये सीख लिया, और फिर अपन ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जर्नल सीखा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन बनाते कैसे हैं, ये बात सीखी। और जर्नल बनाने के बाद अपन ने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी की कैसे अमाउंट निकालेंगे, पार्टनर्स के कमीशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, फिर अपन ने रिजर्व की कैलकुलेशन सीखी, फिर अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब चीजें सीखी थी अपन ने। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई अपने को।